हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी करना जरूर। कल का क्विकली रिविजन करेंगे। पाकिस्तान ने 75 सालों में पहली बार सऊदी अरब को अपना हज कोटा सरेंडर कर दिया है। और अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नीति पॉलिसी पेश की है। लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है लियोनल मेसी ने। और यूएन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु दर, मृत्यु जन्म दर, नवजात मृत्यु दर, इनमें भारत टॉप पर है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने 2027 में होने वाले मेंस यानी पुरुषों का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है इसको आयोजित करने के लिए कतर को चुना है। और बैडमिंटन एशिया तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं उमर राशिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फखर जमान और नारुमल चारोबाई को चुना गया है। फखर जमान है पाकिस्तान के, नारुमल चारोबाई जो हैं ये हैं थाईलैंड की। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई। और एवरेस्ट वार्षिक आईटीएस रैंकिंग में एसेंचर जो है ये टॉप पर बनी रही। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका किया आपने 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 11 मई को। प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाते हैं हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने किया था पोखरण 2 परीक्षण, ठीक है ना। 1998 में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण राजस्थान में किया था ये परमाणु परीक्षण। देखो ये दूसरा परीक्षण था परमाणु का भारत में। इससे पहले भी भारत ने 1974 में पोखरण परीक्षण किया था, पोखरण 1 किया था, लेकिन वो बहुत ही एक लो इंटेंसिटी का था। स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत, स्माइलिंग बुद्धा उसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था, तब 1974 में किया गया था। पोखरण में वो भी था। लेकिन 1998 में जो परीक्षण हुआ ना, उसके बाद ये हुआ कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन चुका है। भारत भी एक परमाणु सक्षम देश बन गया है और भारत ने शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। इसीलिए इसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था, ठीक है। तो पोखरण 2 था ये। पोखरण 2 11 मई को हुआ था, इसलिए 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन हम लोग टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है। और थीम इसकी इस बार रखी गई है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। ओके। और इस मिशन के बारे में बहुत ही कम गिने चुने लोगों के बारे में लोगों को पता था, ठीक है। ये जो पोखरण 2 हुआ था, इस समय भारत के जो महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों की इसमें अहम भूमिका रही थी। चलिए, तो अब महत्वपूर्ण दिवस जो आए हैं अभी तक मई महीने के, उनको हम लोग रिवाइज करके लेते हैं एक बार। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस इस बार मनाया गया है। ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखो 8 मई वाला इंपॉर्टेंट है, 3 मई वाला इंपॉर्टेंट है और 1 मई वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन टेंटेटिव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। यानी हो सकता है अगर ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है तो फिर शांति निकेतन भी हो जाएगी भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 भारतीय ऐसे साइट्स हैं। अब इसमें शांति निकेतन को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है। शांति निकेतन आपको बता दें, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी, उन्होंने एक आश्रम के रूप में इसको स्थापित किया था। तो जब ये आश्रम स्थापित किया गया था शांति निकेतन, इसी को आगे चल करके 1901 में जिम्मेदारी संभाली रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और 1901 में यहीं पर एक विश्व भारती स्कूल खोला इन्होंने। और वो विश्व भारती स्कूल सिर्फ 5 छात्रों को लेकर के इन्होंने खोला था, जिनमें से एक तो इन्हीं के बेटे ही थे। और वही आगे चल करके विश्व भारती स्कूल इतना बड़ा स्कूल बना। 1921 में इसे राष्ट्रीय स्कूल का दर्जा दे दिया गया और आज यहाँ पर हजारों लोग पढ़ते हैं। तो शांति निकेतन जो है बेसिकली ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और
यहाँ पर जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं किशन रेड्डी जी, इन्होंने उम्मीद जताई है कि जो सितंबर 2023 में रियाद में सऊदी अरब में होने वाली है बैठक ना विश्व धरोहर समिति की, उसमें हो सकता है इसको औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में अंकित कर लिया जाए, यानी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर ये शामिल हो जाता है तो ये बन जाएगा 41वां ऐसा धरोहर स्थल जो भारत में होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होगा। तो यहाँ पर देखो पूरा डिटेल है इसके बारे में जो कि मैंने बताया है। अब यूनेस्को आया है तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लो। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर को 1945 में। इसी वजह से 16 नवंबर को यूनेस्को दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। एक और चीज देखो, 16 नवंबर को तो यूनेस्को दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस दोस्तों ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल आप देखोगे मैप में यहां पर रहा पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी कैपिटल है, जो कि पहले भारत की भी कैपिटल हुआ करती थी 1911 के पहले। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर यहाँ पर नए बनाए गए हैं सीवी आनंद बोस। ये किसकी जगह पर आए हैं? देखो इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे। जगदीप धनखड़ जी बन गए भारत के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो इनकी जगह पर ये सीट खाली थी तो सीवी आनंद बोस जी को बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर झीलों की बात करें तो मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, संचल झील है। नेशनल पार्क में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व है और लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है। देखो बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा सुंदरवन में ही एक सुंदरवन डेल्टा भी यहाँ पर बनता है और सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पर काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य भी मनाए जाते हैं। चर्चित स्थलों में दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, हावड़ा है। दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में। इसके अलावा बात करें तो जिलों की संख्या अब यहाँ पर हो चुकी है 30। 7 नए जिले अभी बनाए गए थे। विधानसभा में 294 सीट, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं यहाँ पर। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा है कि ये यहाँ पर विधान परिषद लाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी और राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए जाएंगी। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी आपको विधान परिषद देखने को मिल सकता है। राजकीय पशु है फिशिंग कैट और राजकीय पुष्प है शेफाली। अगला देखते हैं। मई 2023 में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर चुना गया है मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड ने भारत पे को रिप्लेस कर दिया है। भारत पे की जगह पर देखो यहाँ पर आर्टिकल है, मास्टर कार्ड रिप्लेस भारत पे एज ए ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी। तो भारत पे की जगह पर अब मास्टर कार्ड होगा इसका ग्लोबल स्पॉन्सर आईसीसी का। आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कल इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, फिर भी आज रिवीजन करेंगे ही। अच्छा, एक चीज और, मास्टर कार्ड अभी कुछ दिन पहले ही पेटीएम को रिप्लेस किया था बीसीसीआई के स्पॉन्सर के रूप में। तो आज के टाइम पर मास्टर कार्ड जो है ये बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर है और आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर भी है। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है ना, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। माइकल मीबैक इसके सीईओ हैं। अच्छा, इसी के तो पूर्व सीईओ थे अजय बंगा थे। ठीक है ना, और अजय बंगा अब वर्ल्ड बैंक के सीईओ बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक के सीईओ बन गए हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत पे की बात करें तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुहेल समीर और इसी के तो फाउंडर थे असनीर ग्रोवर। ठीक है ना, दोगलापन नाम से जिनकी किताब आई है, दोगलापन नाम से जिनकी बुक आई हुई है, याद रखना इसको। असनीर ग्रोवर ये फाउंडर थे, फाउंडर्स में से एक थे और इनको निकाल दिया गया बाद में। अब यहाँ पर आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहां पर? दुबई में। और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। ठीक है ना, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में राइटिंग विद फायर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, इसने पीबॉडी अवार्ड जीत लिया है। पीबॉडी अवार्ड 2023। देखो इस डॉक्यूमेंट्री को ना ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था
ऑस्कर 2022 में इसको नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इसने अवार्ड तो नहीं जीता था, लेकिन इसने अब जाकर के दूसरा एक अवार्ड जीत लिया है, पीबाडी अवार्ड। ठीक है, पीबाडी अवार्ड राइटिंग विद फायर को मिला है। भारत की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके डायरेक्टर हैं रिंकू थॉमस और सुष्मिता घोष। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, इनके लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों फिरोज वरुण गांधी ने। किसने? फिरोज वरुण गांधी ने। यहां पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, फिरोज वरुण गांधीज द इंडियन मेट्रोपोलिस। ठीक है, ये इनकी ये पुस्तक है। तो इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च किया है। इन्होंने 9 भागों में 9 पार्ट्स में ये बुक जो है डिवाइड किया है। ठीक है, और इसमें भारत की जो शहरी चुनौतियां हैं उसको उस पर बेस्ड है ये द इंडियन मेट्रोपोलिस। क्लियर? अच्छा, बहुत ही जल्द दोस्तों करंट अफेयर के इस डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा। और ये कल या परसों से हो सकता है मंडे से शुरू किया जाए, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई जानकारी के साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएमडी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों पीएफसी की सीएमडी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जी को चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसका? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, यानी पीएफसी का। पीएफसी लिमिटेड दोस्तों, या कहें पीएफसीएल, ये अभी कुछ महीनों पहले ही महारत्न का दर्जा पाई थी। महारत्न का दर्जा पाई थी, और पहली ऐसी एनबीएफसी कंपनी बनी थी जो महारत्न कंपनी का दर्जा पाई थी। और देखो इंडिया की सबसे बड़ी जो एनबीएफसी कंपनी है ये, उसकी सीएमडी अब एक महिला होंगी। ठीक है, और वो पहली महिला बनेंगी। क्लियर? तो यहां पर भी देखो सारी चीजें लिखी गई हैं डिटेल में। ये रविंद्र सिंह ढिल्लोन का स्थान लेंगी, और 2005 से ही पीएफसी के साथ ये जुड़ी हुई हैं। 2020 से डायरेक्टर्स में भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। पीएफसी की स्थापना 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। एक जरूरी बात, जीएस सफलता बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन इसमें स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को डिटेल कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए जीएस सफलता बैच है। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ हर महीने की ई बुक फ्री दी जाएगी आपको इसमें, और इसमें सारी क्लासेज आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई मिलेंगी। खास बात यह है 15 मई से ये स्टार्ट हो रहा है बैच, और अभी अगर आप लेते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको 799 ही पे करने होंगे। 15 मई के बाद लेने पर 999 पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्री लॉन्च ऑफर के तहत ये आप ज्वाइन कर सकते हो अभी। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो लोग जो रेगुलर बने हुए हैं, वो लोग कम दाम पर इसे पाएं, इसीलिए 799 ही इसका प्राइस रखा गया है। अब इससे कम प्राइस इसका नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आप देखो इसमें 18 महीनों तक ई बुक भी आपको फ्री में दी जाने वाली है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमजेटी ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बातचीत करके और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पत्तन दिशा निर्देश में हरित सागर का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने हरित पत्तन दिशा निर्देश के तहत हरित सागर नाम की पहल शुरू की है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन गोल। अपना जीरो कार्बन का एमिशन का जो गोल है वो प्राप्त करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। देखो भारत ने ना 2070 तक का अपना लक्ष्य रखा है कि जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी है कि भाई अपने अपने मंत्रालय को संभालो और उसको जीरो कार्बन एमिशन वाला देश करो, तभी तो ओवरऑल पूरी कंट्री हो पाएगी जीरो कार्बन एमिशन वाली। तो इसी की तर्ज पर जो बंदरगाह के मंत्री हैं, बंदरगाह डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, ठीक है, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने हरित सागर नाम से एक परियोजना शुरू की है, जो कि हरित पत्तन दिशा निर्देशों के साथ जारी हुई है। और ये इसका उद्देश्य यही है कि जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। क्लियर है ना? और एक चीज और, सर्बानंद सोनोवाल जी ये आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी ये देखते हैं। आयुष मतलब आयुर्वेद, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा। आगे देखते हैं। हाल ही में सरकारी पैनल ने कब तक डीजल 4 व्हीलर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों एक सरकारी पैनल के एक समझ लो कमेटी ने सुझाव दिया है कि 2027 तक भारत में 4 पहिए वाले जो डीजल वाहन है ना, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, तो 4 व्हीलर डीजल व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये रिपोर्ट सौंपी गई है इस कमेटी के द्वारा। ध्यान रखना,
अभी 2027 में बैन करने की बात की घोषणा नहीं की गई है सरकार द्वारा। एक सुझाव, एक रिपोर्ट सौंपा गया है कि ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है ना? प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट पैनल के लिए के द्वारा, जिसमें अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब इस पर बैन लगेगा, ठीक है? तो अभी तो नहीं, लेकिन बातचीत जब उठना शुरू हो चुकी है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में डिसीजन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत रूप से जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि खास करके जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, वहां पर डीजल ईंधन वाले 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए 2027 तक, ठीक है? और फिर आगे धीरे-धीरे कर करके 2035 तक मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, तिपहिया जितने भी हैं, सभी को धीरे-धीरे हटा दिया जाए, ठीक है? 2035 तक, और ये सभी जिलों में कर दिया जाए। इसको जो पूर्व तेल सचिव रहे हैं तरुण कपूर, इनकी अगुवाई वाली एक कमेटी ने सुझाव दिया है। भारत को अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनना ही है। तो ऐसे में शुरुआत अब यहाँ पर परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ भी चला गया, ठीक है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के को ये सुझाव दिया गया है। आगे, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी पूरे राज्य में नहीं लागू किया गया है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है डिजिटल हेल्थ कार्ड। इसके तहत क्या होगा कि बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन एक एक बच्चों को अच्छे तरीके से चेकअप किया जाएगा उनका, और उनकी एक हेल्थ रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है? हेल्थ रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें पूरा डिटेल होगा कि किस बच्चे को क्या कमी है, क्या बीमारी है, पोषण में कितनी मात्रा है, ठीक है ना? वो कितनी मात्रा की जरूरत है, सारी डिटेल्स उसमें होगी। और ये शुरुआत में बच्चों से ही किया जा रहा है, और लखनऊ के अभी 3 स्कूलों को ये चुना गया है, 3 शहरी स्कूलों को चुना गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। कुछ 1765 स्टूडेंट्स इसमें चुने गए हैं, छोटे-छोटे बच्चे, जो कि अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल इंटर कॉलेज और कश्मीरी मोहल्ला मॉन्टेसरी स्कूल। इन बच्चों की चेकअप की जाएगी सबसे पहले, और इनका डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे पूरा प्रोसेस पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों का, स्कूली बच्चों का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश आया है, तो यहाँ पर देखो, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। ये सबसे ज्यादा 9 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और इसके अलावा सीएम है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। झीलों की अगर बात करें तो रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील। नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ठीक है, इटावा लायन सफारी, और इसके अलावा भी महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। लोक नृत्य में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, छोरा, ये सभी हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें हर एक सेक्टर में यहाँ पर हैं। जिलों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक। आगे, मई 2023 में चीन और पाकिस्तान किस देश के साथ आर्थिक मार्ग यानी सीपीईसी का विस्तार करने पर सहमत हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चीन, पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ मिलकर के भी समझौता कर लिए हैं, यानी अफगानिस्तान को राजी कर लिए हैं अपने सीपीईसी के विस्तार करने के लिए। सीपीईसी क्या है? ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी, और इसके तहत अब इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। देखिए यहाँ पर इन 3 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हुई, और इन तीनों विदेश मंत्रियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि अभी कुछ दिन पहले भारत भी आए थे एससीओ समिट में। चीन के विदेश मंत्री किंग गांग, और जो तालिबान अफगानिस्तान है उसके विदेश मंत्री मावलावी आमिर खान मुत्ताकी, ये तीनों मौजूद रहे। इन तीनों के बीच में वार्ता हुई, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये तीनों सहमत हो गए हैं विस्तारीकरण को लेकर के। क्या है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? देखो, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर मैप में देखो, एक्चुअल में यहाँ पर देखो सिंजियांग प्रांत है चाइना का, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में ना, इसको कनेक्ट किया जाएगा यहाँ से, ठीक है, कासगढ़ को। अब ये दोनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो चाइना जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करके यहाँ पर
आता था। अभी वर्ल्ड मैप में पूरा अच्छे से अगर होता तो मैं दिखाता। चलो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है क्या। तो चाइना जो इतना भारत को पूरा ये दक्षिण चीन सागर से और भी बहुत सारे देशों को सरपास करते हुए तब यहाँ पर पहुंचता था अपना सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, वो अब इसी के थ्रू, यहीं के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच जाया करेगा। ठीक है, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी। और खास बात तो ये है, ये देखो यहाँ पर पीओके से गुजर रहा है, इसीलिए भारत इसका विरोध भी कर रहा है। यहाँ से नहीं जाने देंगे, पीओके हमारा है, हम लोग पीओके को लेकर रहेंगे। क्लियर? फिलहाल इसके बारे में और डिटेल में अच्छे तरीके से मैप में मैं आपको अलग से वीडियो बना कर के दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की लिमिट है। अच्छे से आपको पूरा इतिहास से लेकर के सब कुछ भूगोल समझाऊंगा। ठीक, तो ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो द न्यूयॉर्क के टाइम्स के कर्मचारियों को मिला था। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उड़ीसा की ये रहने वाली हैं। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। इसके अलावा 19वां FIBA फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, इसी साल किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अगेन जीएस सफलता बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए आप लोग और पढ़ाई को अपने स्टार्ट कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।